हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड 5 यानी कि शो के फर्स्ट सीजन का एक एपिक मिड सीजन फिनाले है। इस एपिसोड 5 के कुछ सीन्स शो के अब तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन्स रहे और आज के ब्रेकडाउन वीडियो में हम इन सभी सीन्स को अच्छे से इन डेप्थ जानेंगे। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है वेल में रनस्टोन के कैसल के नजदीक, जहां पर हम फाइनली डेमन के वाइफ रिया रॉयस से मिलते हैं। हाउस रॉयस वेल का वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट हाउस माना जाता है और एक्चुअली वो वेल के मोस्ट पावरफुल हाउस एरिन के बैनरमैन है। बट जो भी हो, हाउस रॉयस का भी एक अलग ही अंदाज है क्योंकि वो हमेशा ब्रॉन्ज के वेपन्स और वो यूजुअली ब्रॉन्ज कलर के कपड़े और आर्मर्स में दिखाई देते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख ही सकते हैं। मैप में रूनस्टोन का कैसल इस लोकेशन पर आता है जो नीचे गर्ल टाउन में बसे बंदरगाह के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आता है। हम इस शॉट में देख ही सकते हैं कि कैसे रूनस्टोन का कैसल समुद्र के किनारे बसा है, बट एक्चुअली बुक में इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा अच्छा कलरफुल दिखाया है। यहीं पे लेडी रिया रॉयस उसके कजिन जेरोल्ड से मिलती है और वो उसे बताती है कि वो खुद ही आज अकेली शिकार करने जाएगी। उसका कजिन भी उसे जाने देता है क्योंकि लेडी रिया रॉयस उसके घुड़सवारी और हंटिंग के लिए अच्छे से जानी जाती है। एक्चुअली इस लेडी रिया ने ओल्ड किंग जहरिस के पत्नी ओल्ड क्वीन एलिसन की एक जमाने में बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा की थी, जिसे देख के क्वीन एलिसन रिया से बेहद खुश हुई थी और उसी ने एक्चुअली रिया की शादी डेमन से करवाई थी। बट डेमन निकला एक स्पॉइल्ड टारगेरियन ब्रैट। डेमन ने रिया के साथ में शादी तो की थी बट वो उसके साथ कभी भी रिश्ता नहीं बनाता। डेमन अपने ही बीवी को ब्रॉन्ज बिच कहता है क्योंकि हाउस रॉयस के लोग ब्रॉन्ज कलर के कपड़े और आर्मर पहनते हैं। You've not been seen in the Vale or at Runestone for quite some time. I think my bronze bitch is happier for my absence. एपिसोड 5 के शुरुआत में यही रिया रॉयस खूबसूरत वेल के वादियों में से शिकार करने के लिए निकलती है, बट अचानक उसके सामने डेमन आ जाता है। रिया डेमन को देख के ताने मारते हुए कहती है, क्या आखिरकार तुम फाइनली मुझे अपनाने के लिए आए हो? क्या तुम फाइनली मेरे साथ संबंध बनाओगे या फिर तुम हमारे यहाँ के शिप्स के साथ जाके सोने वाले हो? क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हें वेल की भेड़ बकरियां वेल के औरतों से ज्यादा खूबसूरत लगती है। रिया ऐसा ताना मारती है क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में डेमन ने ऐसा ही कुछ कहा था। In the Vale, men are said to fuck sheep instead of women. I can assure you, the sheep are prettier. Dear me. सो वेल की भेड़ वहां की लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत है, ऐसा कुछ डेमन ने स्मॉल काउंसिल मीटिंग में कहा था और ये बात रिया को इवेंचुअली पता चली थी और इसीलिए रिया डेमन को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता तो नहीं बनाऊंगी बट हमारे यहाँ की भेड़ तुम्हारे साथ सोने के लिए रेडी हो सकती है। रिया डेमन को और एक ताना मार के बोलती है कि किंग ने तुम्हें एयर नहीं बनाया बट एक छोटे 15 साल के लड़की को एयर टू द थ्रोन बना दिया। छी, लालत है तुझ पे। Cast you aside in favor of a little girl. रिया को एक्चुअली समझता ही नहीं है कि डेमन एग्जैक्टली वहां पे क्यों आया है, बट बाय द टाइम उसे कुछ पता चले डेमन वहां पे थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। जैसे ही रिया का घोड़ा थोड़ा सा डिफेंसिव जंप करने वाले पोजीशन में जाता है, डेमन उस घोड़े को इस तरीके से पुश करता है कि रिया घोड़े से नीचे गिरती है और वो घोड़ा पलटी होकर सीधा रिया पे गिरता है। इतने जोर से घोड़े के उसके सर पे गिरने की वजह से रिया की वही के वही गर्दन टूट जाती है। बेसिकली यहाँ पर डेमन अपने ही बीवी को मारता है, बट अब उसने ऐसा क्यों किया यह हमें इस एपिसोड के एकदम एंड में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग विसेरिस और प्रिंसेस रेनिरा एक जहाज में से ड्रिफ्ट मार्क जा रहे हैं। किंग्स लैंडिंग से ड्रिफ्ट मार्क पे जाने की जर्नी यही कुछ 8 से 12 घंटों की होती है, बट ब्लैक वाटर बे से गुजरते हुए किंग विसेरिस तो इस जर्नी में पूरा सी सिक रहता है। फिर हम पहुंचते हैं किंग्स लैंडिंग में, जहां पे आज एकदम मॉनसून आ गया था और जोरदार बारिश हो रही थी और इसी बारिश के बीच में एलिसेंट और ऑटो के बीच में एक बहुत ही तगड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें ऑटो अपने फायरिंग की बात करता है। सर ऑटो यहाँ पे सीधा कहते हैं कि राजा के हुक्म के अनुसार उसे अभी किंग्स लैंडिंग छोड़ना होगा और सीधा ओल्ड टाउन जाना पड़ेगा। किंग विसेरिस के इस डिसीजन के लिए क्वीन एलिसन अपने पापा ऑटो से माफी मांगती है, बट तभी ऑटो सीधा अपने बेटी एलिसन को बोलते हैं कि तुम अभी क्यों सॉरी बोल रही हो? जब वक्त था तभी तो तुमने सीधा रेनिरा का साइड लिया था, तभी तो तुमने कुछ बोला ही नहीं। You chose Rhaenyra. बट अपने डिफेंस में एलिसेंट अपने पापा ऑटो को कहती है कि रेनिरा ने कसम खाई थी कि उसने किसी भी मर्द यानी कि डेमन के साथ में संबंध नहीं रखे। She swore her innocence.
and I believed her. रेनिरा डेमॉन के साथ बिल्कुल भी नहीं सोई थी और आपका इन्फॉर्मेंट टोटली गलत था, ऐसा कुछ एलिसेंट अपने पापा ऑटो को बोलती है। एलिसेंट आगे बोलती है कि मैंने रेनिरा का साइड तो लिया, बट मैंने ये सोचा नहीं था कि आपको हैंड के पोजीशन से हटाया जाएगा। मैंने ये फोर्स ही नहीं किया था कि आपको इस तरीके से निकाला जाएगा। तब ऑटो कहता है कि यू शुड हैव सीन इट कमिंग, जिसके रिप्लाई में एलिसेंट गुस्से में बोलती है If you had not been so relentless in advancing Aegon as heir. तो बेसिकली यहाँ पर एलिसेंट अपने पापा को बोलती है कि आपने एगोन को एयर टू द थ्रोन बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिलेंटलेस परस्यूट किया है, जबकि कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। रेनिरा कैन बी अ गुड क्वीन, ऐसा उसे हमेशा से ही लगता था। उसने कहा कि ऐसे सब आपके हरकतों के वजह से ही राजा गुस्सा हुआ था और आपको हैंड के पोजीशन से उन्होंने निकाला है। तब इस बार सर ऑटो एग्रेसिव होते हैं और अपने बेटी एलिसेंट को समझा के बोलते हैं कि विसेरिस के मरने के बाद में रेनिरा अगर क्वीन बनती है तो पूरा रेल्म जलेगा, क्योंकि उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और बहुत ही बड़ा वॉर हो सकता है। ऐसा जब होगा तब रेनिरा उसका तख्त आयरन थ्रोन का क्लेम मजबूत करने के लिए तुम्हारे बच्चों को मार देगी। सो एलिसेंट, तुम्हें अभी डिसाइड करना है कि क्या तुम एगोन को राजा बनाने के लिए प्रिपेयर करोगी या फिर वक्त आने पे इवेंचुअली रेनिरा के सामने घुटने टिका के जान की अपने भीख मांगोगी। ये सुन के एलिसेंट रोने लगती है और सर ऑटो अपने बेटी को हक करके रेड कीप से निकल जाते हैं। ऑटो के जाने के बाद में एलिसेंट रेड कीप के गार्डन में अकेली सैड होती है और तभी वहां पे आता है क्लब फुट लैरी स्ट्रॉन्ग, जो इस शो का वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट कैरेक्टर होगा और वो अपना पहला बड़ा गेम खेलता है। लॉर्ड लैरिस यानी कि इस शो का एक बहुत ही डेडली लिटिल फिंगर जैसा कैरेक्टर होगा, जो सभी हाउसेस में सिर्फ आग लगाएगा और दूर से मजे लेगा। इसी सीन में वो इस शो का अपना पहला बड़ा गेम खेलता है। लैरिस यहाँ पे आके एलिसेंट को बताता है कि सर ऑटो को हैंड ऑफ द किंग के पोजीशन से निकालना ये एक तरह का इनजस्टिस था। What do you know of the manner of his leaving? क्वीन एलिसेंट तो सीधा पूछती है कि तुम्हें क्या पता मेरे पापा को हैंड ऑफ द किंग के पोजीशन से निकालने के बारे में। तब लैरिस एक ताबड़तोड़ डायलॉग मारता है, When one is never invited to speak, one learns instead to observe. ये डायलॉग लैरी स्ट्रॉन्ग के बारे में सब कुछ बता देगा। लैरिस का जन्म होते ही उसका एक पैर ट्विस्टेड था, जिसे वो घसीट के चलता रहता है। ऐसे ट्विस्टेड पैर के कारण ही लैरिस को कोई ज्यादा भाव नहीं देता, उसकी कोई भी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे कोई भी कुछ ओपिनियन देने के लिए नहीं पूछता। बट लैरिस परछाई में रह के सब कुछ अच्छे से देखता है, वो सबको ऑब्जर्व करता है और सारे पॉलिटिकल वाले गेम्स को वो अच्छे से समझता है। इसीलिए लैरिस यहाँ पे कहता है कि जब कोई इंसान को कुछ भी बोलने के लिए इनवाइट नहीं करता तो वो बस ऑब्जर्वेशन करना सीख जाता है। फिर लैरिस उसने क्या ऑब्जर्वेशन किया है वो एलिसेंट को बताता है। वो बताता है कि ग्रैंड मास्टर मेलोस ने रेनिरा को कोई चाय जाके दी। अब वेस्टेरोस में किसी भी लड़की को अगर ग्रैंड मास्टर चाय बनाकर देते हैं तो वो चाय मतलब मून टी होता है, जो कि एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव है। The Grand Maester delivered a tea to the princess's chamber. Tea. Yes. एलिसेंट टी के बारे में ऐसे एकदम शॉक्ड होके बोलती है। उसे समझता है कि ग्रैंड मास्टर हिमसेल्फ अगर चाय बना के दे रहा है तो इसका मतलब वो जरूर मून चाय होगा, वो जरूर मून टी होगा। लैरिस यहाँ पर और चुगली करके बताता है कि वो टी तो राजा के कहने पे दी गई थी, इसलिए एलिसेंट और भी शॉक्ड हो जाती है। बट तभी लैरिस शाना बन के और बोलता है कि आई डू होप दैट रेनिरा इज नॉट अनवेल। वो बस इतना ही कहता है कि मुझे लग रहा है कि रेनिरा को कुछ थोड़ा सा बीमारी वगैरह है, इसलिए ग्रैंड मास्टर ऐसा टी दे रहा है। यहाँ पर लैरी स्ट्रॉन्ग ऐसे एक्ट करता है मानो उसे रेनिरा की बहुत फिक्र है, बट असल में यहाँ पे लैरिस ने एक बहुत ही बड़ा गेम खेलकर रेनिरा की सीक्रेट का एक तरीके से पोल खोल दिया था। अभी लैरिस ने ऐसा क्यों किया है ये पूरे एपिसोड में हमें बाद में पता ही नहीं चलता, वो इवेंचुअली हमें पता चलेगा। बट बस मैं इतना ही कहूंगा कि लैरी स्ट्रॉन्ग एक बहुत ही डेंजरस कैरेक्टर होने वाला है। एलिसेंट इस कॉन्वर्सेशन से पूरी तरीके से शॉक्ड होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जब एपिसोड 4 में ऑटो रेनिरा और डेमॉन के रिश्ते के बारे में विसेरिस को बताते हैं, तब उसके बाद में एलिसेंट ने अपने खुद के पिता ऑटो के खिलाफ रेनिरा की साइड ली। She swore to me that she remains a maiden, and I believe her.
रेनिरा ने अपने मरे हुए माँ की कसम खा के एलिसेंट को बताया था कि उसने डेमन के साथ में कोई भी फिजिकल रिलेशंस नहीं रखे। फिर अगर रेनिरा ने ऐसे फिजिकल रिलेशंस डेमन के साथ नहीं रखे तो फिर किंग विसेरिस ने रेनिरा को सीक्रेटली ये मून टी क्यों दिया होगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन एलिसेंट के सामने आता है, बट अब इन क्वेश्चंस का जवाब जानना है तो एलिसेंट को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि किंग विसेरिस और रेनिरा ड्रिफ्ट मार्क गए हैं ताकि रेनिरा की शादी लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन के बेटे लेनोर से हो सके। किंग विसेरिस और उसका नया हैंड लायनल स्ट्रॉन्ग और बाकी सभी लोग ड्रिफ्टमार्क के आइकॉनिक कैसल हाई टाइड की तरफ निकलते हैं और ये कैसल इस शॉट में सही में तगड़ा दिखा। इवेंचुअली ये पूरी रॉयल पार्टी हाई टाइड के सामने आती है, बट राजा को रिसीव करने के लिए खुद लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन आते ही नहीं, बल्कि वहां पे उनकी बेटी लेना आती है, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा इंसल्ट माना जाता है, क्योंकि किसी भी राजा को सिर्फ लॉर्ड रिसीव करने आकर बेंड नहीं करता है, जो कि अगर आपको याद है तो गेम ऑफ थ्रोन्स के फर्स्ट एपिसोड में भी वैसे ही हमें देखने मिला था। जब किंग रॉबर्ट बराथियन विंटरफेल में आते हैं तब विंटरफेल के लॉर्ड नेड स्टार्क ने अपने ही दोस्त रॉबर्ट बराथियन के सामने भी घुटने टेके थे, क्योंकि वैसा एक प्रोटोकॉल होता है। और यहाँ पे तो लॉर्ड कॉर्लिस ने उस प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। ऐसा प्रोटोकॉल यहाँ पे नहीं किया गया, इसीलिए एक्चुअली न्यू हैंड ऑफ द किंग लायनल स्ट्रॉन्ग बहुत गुस्सा होते हैं। बट देन लेना उसके जवाब में कहती है कि उसके पिता कॉर्लिस लंबे जर्नी के वजह से बहुत थके हैं और वो कैसल में आराम कर रहे हैं। विसेरिस भी अपने हैंड को कहता है कि छोड़ो यार, चलो जाके कॉर्लिस से मिल ही लेते हैं। इवेंचुअली किंग विसेरिस और लॉर्ड लायनल स्ट्रॉन्ग हाई टाइड के दरबार में आते हैं और वहां पर आकर विसेरिस बोलता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी रेड कीप के चकाचौंध में रहा, बट हाई टाइड की शान तो कुछ अलग ही लेवल पर है। आफ्टर ऑल लॉर्ड कॉर्लिस ने पूरी दुनिया घूमकर सोना चांदी लाया था और अपने दरबार को सजाया था, जिसके बारे में मैंने आपको लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन की स्टोरी में सब कुछ बताया है। कॉर्लिस यहाँ पे राजा से अपनी दरबार की तारीफ सुन के बहुत खुश होते हैं, बट वो राजा को एक सैड न्यूज देके बताते हैं कि डेमन की पत्नी रिया रॉयस अभी मर गई है। कॉर्लिस यहाँ पे कहते हैं कि रिया रॉयस एक अच्छी हंटर और हॉर्स राइडर थी, बट उसकी हॉर्स से ही गिर के मौत हो गई है। ये सुन के किंग विसेरिस बोलता है कि ये तो वैसे सैड न्यूज रही, बट क्यों ना हम अभी थोड़ी अच्छी हैप्पी बातें करते हैं। ऐसा कहके इवेंचुअली राजा विसेरिस अपने बेटी रेनिरा का हाथ शादी में कॉर्लिस के बेटे लेनोर को ऑफर करता है, बट यहाँ भी कॉर्लिस थोड़ा सा ज्यादा नौटंकी करके पूछता है कि मैटर ऑफ सक्सेशन क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे कॉर्लिस विसेरिस को पूछता है कि तुम्हारे बाद में आगे कौन थ्रोन पे बैठेगा ये अभी क्लियर करो। तब वहां पे विसेरिस क्लैरिफाई करता है कि उसके मरने के बाद में रेनिरा ही थ्रोन पे बैठेगी। Rhaenyra is my heir. Upon my death, my throne and my titles will pass to her. और फिर रेनिरा के बाद में उसका होने वाला फर्स्ट बॉर्न सन या फिर उसकी होने वाली फर्स्ट बॉर्न डॉटर आगे आयरन थ्रोन पे बैठेगी। अभी ये चीज सुनने के लिए कॉर्लिस के लिए अच्छी थी, बट कॉर्लिस वापस हीरो बन के और पूछता है कि वेस्टेरोसी ट्रेडिशंस के हिसाब से रेनिरा और लेनोर के होने वाले बच्चों का नाम वेलारियंस होगा, तो क्या इसका मतलब वेलारियन थ्रोन पे बैठेंगे? अभी ये सब चीजें सुन के राजा को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। विसेरिस कॉर्लिस को बताता है कि आयरन थ्रोन पे बैठने के पहले रेनिरा का फर्स्ट बॉर्न बेटा या बेटी सरनेम वेलारियन से टारगेरियन करेंगे। When their firstborn ascends the Iron Throne, he or she will do so bearing the name Targaryen. ये बात कॉर्लिस हंस के मान लेता है और यहाँ का सीन खत्म होता है। दूसरे तरफ रेनिरा और लेनोर हाई टाइड पर ही उनके प्री वेडिंग डेट पर होते हैं और यहाँ पर रेनिरा ने कुछ बहुत ही मेटाफोरिकल बातें की थी। यहाँ पे रेनिरा बोलती है कि पता नहीं क्यों उसे खाने में रोस्टेड डक गूस से ज्यादा पसंद है। लेनोर को कुछ समझता ही नहीं कि रेनिरा आखिर बोल क्या रही है, बट रेनिरा यहाँ पे बोलती होती है कि जैसे खाने में लोगों को कुछ ना कुछ प्रिफर करना पसंद है, वैसे ही मर्द पसंद करना हो या फिर औरत पसंद करना हो, ये भी सभी का अपना अपना प्रेफरेंस होता है। बेसिकली रेनिरा नोज दैट लेनोर इज गे, इसीलिए रेनिरा यहाँ पे कहती है कि हमारे पेरेंट्स ने कहा इसलिए हम रेल्म के भलाई के लिए दोनों शादी करेंगे, बट शादी के बाद में ईच ऑफ अस डाइन एज वी सी फिट, मतलब शादी के बाद में हमें जो खाना है वो खाएंगे, मतलब शादी के बाद में हमें जिसके साथ भी सेक्सुअल संबंध रखने हैं उनके साथ हम रखेंगे।
रखेंगे। ये सब सुन के लेनोर एकदम स्माइल करता है। देन कॉर्लिस और रेनिस के बीच में भी एक बहुत ही मस्त कॉन्वर्सेशन होता है। यहाँ पे रेनिस कॉर्लिस को बताती है कि जब रेनिरा को क्वीन बनाने का टाइम आएगा तब उसके खिलाफ लोग बगावत जरूर करेंगे और उसके वजह से उनका बेटा लेनोर और उनके होने वाले बच्चे खतरे में जरूर होंगे। तो कॉर्लिस भी यहाँ पे बोलता है कि वैसे बगावत करने वालों को वो कुचल देगा क्योंकि उनके पास ढेर सारे शिप्स और ड्रैगन्स है। To what end, Corlys? Wealth, power, pride? यहाँ पे रेनिस अपने हस्बैंड से पूछती है कि तुम ऐसे सब पावर के पीछे क्यों ज्यादा पड़े हो, तुम्हें आखिर क्या चाहिए, तुम्हें पावर चाहिए, वेल्थ चाहिए या फिर तुम्हें प्राइड चाहिए, आखिर तुम इसके इतने पीछे क्यों भाग रहे हो। तब जाके कॉर्लिस एक तरीके से बताता है कि उसकी बीवी रेनिस खुद वेस्टेरोस की क्वीन होनी चाहिए थी बट वो नहीं हुई, तो वो अब रेनिरा को सपोर्ट करेगा। मैंने कई बार नोटिस किया कि कई लोगों को अभी भी ये रेनिस एक्चुअली कौन सी टारगेरियन है ये समझ ही नहीं आ रहा। सो लेट मी जस्ट गो ओवर टारगेरियन फैमिली ट्री, और अगर आपको ये कौन है वो पता है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। सो ओल्ड किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन का फर्स्ट बॉर्न सन था एमोन, उनका दूसरा बेटा था बेलोन और तीसरी थी एलिसा। एमोन फर्स्ट बॉर्न सन होने की वजह से ऑब्वियसली उसे हेयर टू द थ्रोन बनाया जाता है। जहेरिस के बाद में एमोन ही अगला राजा होगा ऐसे डिक्लेयर होता है और इस एमोन की शादी जोसलिन बराथियन से की जाती है। दूसरा तरफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेप्शनलिज्म के अनुसार बेलोन और एलिसा ऐसे दोनों सके भाई बहन के बीच में शादी करवाई जाती है। एमोन और जोसलिन बराथियन की बेटी होती है एंड दैट इज दिस रेनिस टारगेरियन। और बेलोन और एलिसा के दूसरे तरफ दो बेटे होते हैं जो बनते हैं विसेरिस और डेमोन। तो आप अभी समझ ही गए होंगे कि रेनिस एक्चुअली विसेरिस और डेमोन की कजिन है, इसलिए वो बार बार विसेरिस को बोलती होती है Cousin. Princess. एमोन फर्स्ट बॉर्न सन और हेयर टू द थ्रोन था बट वो एक बैटल में मर जाता है। तो अब ओल्ड किंग जहेरिस का अगला हेयर टू द थ्रोन कौन बनेगा? उसके फर्स्ट बॉर्न बेटे एमोन की फर्स्ट बॉर्न बेटी रेनिस या फिर उसका दूसरा बेटा बेलोन। ओल्ड किंग जहेरिस बेलोन को चूज करता है और रेनिस का अधिकार छीना जाता है जिससे उसके हस्बैंड कॉर्लिस को बहुत दुख होता है। देन कुछ सालों के बाद में बेलोन भी मरता है और फिर वापस नया हेयर टू द थ्रोन चुनने के लिए ओल्ड किंग जहेरिस ग्रेट काउंसिल ऑफ हैरेनहेल रखता है। फिर उस काउंसिल में भी वेस्टेरोसवासी विसेरिस को रेनिस के ऊपर चूज करते हैं। सो इस तरीके से एक फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होने के बावजूद सिर्फ औरत होने की वजह से रेनिस को क्वीन बनने नहीं मिलता। उसे सब क्वीन दैट नेवर वॉज करके चिढ़ाते हैं और उसी चीज का दर्द उसके हस्बैंड कॉर्लिस वेलेरियन को होता रहता है और वो इस सीन में वही कहता है। कॉर्लिस वेलेरियन यहाँ पे कहता है कि वेस्टेरोस वासियों ने किए हुए स्मॉल माइंडेड एरर को मैं कुछ भी करके बदलूंगा बाय एनी मीन्स पॉसिबल। मतलब बेसिकली रेनिरा के जरिए कॉर्लिस एक औरत को आयरन थ्रोन पे बिठाना चाहते हैं और उसी के साथ साथ उनका बेटा लेनोर भी किंग कॉन्सोर्ट बनेगा। सो मतलब एक तीर और दो निशाने हैं। बट रेनिस उन्हें बताती है कि मैंने अब वो सब क्वीन वगैरह होने वाली बातें पीछे छोड़ दी है और उन्हें भी वैसा ही करना चाहिए। और इसके बाद में ये सीन खत्म होता है। फिर हम मिलते हैं लेनोर वेलेरियन और उसके बॉयफ्रेंड जॉफ्री लॉन्गमाउथ से। लेनोर जॉफ्री को बताता है कि रेनिरा और उसके बीच में कैसे सेटलमेंट हुई है। रेनिरा और लेनोर शादी तो करेंगे बट वो शादी के बाहर बाद में बिंदास किसी के साथ भी संबंध रखेंगे। उनके बीच में एकदम ओपन रिलेशनशिप होगी। ऑब्वियसली ये अरेंजमेंट लेनोर के बॉयफ्रेंड जॉफ्री लॉन्गमाउथ को बहुत पसंद आती है। वो बोलता है कि सही है, शादी के बाद में मैं तुम्हारे साथ में मजे करूंगा और रेनिरा का भी खुद का कोई ना कोई पैरामूर होगा। तब इसके बाद में हम मिलते हैं रेनिरा और उसके पैरामूर क्रिस्टन कोल से, जिनकी एक शिप पर कॉन्वर्सेशन होती है जब ये शिप किंग्स लैंडिंग के तरफ आती रहती है। यहाँ पर सर क्रिस्टन कोल कहता है कि रेनिरा ने उसे सालों से बताया कि कैसे वो पॉलिटिक्स की वजह से ऐसे ही किसी भी दूसरे मर्द के साथ शादी नहीं करना चाहती। इसीलिए क्रिस्टन कोल यहाँ पे रेनिरा को बोलता है कि चलो हम वेस्टेरोस छोड़ के भागकर शादी करते हैं और एक साथ पूरी दुनिया देखते हैं। Let us leave it all behind and see the world together. I mean, ये कैसी बेतुकी स्टूपिड बातें क्रिस्टन कोल कर रहा था।
क्या पता। रेनिरा ने कुछ बार क्रिस्टन कोल के साथ में क्या संबंध बनाए है तो उसे लगता है कि रेनिरा उसके साथ में शादी करेगी। अगर सही शब्दों में कहूँ तो क्रिस्टन कोल अपनी औकात भूल गया। रेनिरा एक टारगेरियन प्रिंसेस और हेयर टू द थ्रोन है, वो क्यों ऐसे एकदम माइनर हाउस के बंदे के साथ में शादी करेगी। ऑब्वियसली रेनिरा ऐसे नॉनसेंसिकल प्रपोजल को ठुकरा देती है। I am the crown, said Kristen. वो बोलती है कि मुझे फ्यूचर में आयरन थ्रोन का क्राउन मिलेगा, आई एम द क्राउन। तो क्या आपको लगता है कि मैं क्राउन को छोड़ के एसोस में अशाई में जाके रहूंगी? ऑब्वियसली नॉट। मैं तो लेनोर से शादी करूंगी क्योंकि ग्रेट हाउस के हाई बॉर्न नोबल मैन लॉर्ड से शादी करना ही मेरी ड्यूटी है और लेनोर एक अच्छा हस्बैंड भी बनेगा। रेनिरा आगे कहती है कि लेनोर और उसके बीच का रिश्ता ऐसा होगा कि रेनिरा खुद जिसके साथ चाहे आउटसाइड द मैरिज रिश्ते बना सकती है और लेनोर भी जो चाहे रिलेशनशिप शादी के बाहर रख सकता है। ये सुन के तो क्रिस्टन कोल के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो गुस्से में पूछता है कि रेनिरा के शादी के बाद में क्या वो सिर्फ रेनिरा का एक होर बन के रहेगा, क्या वो बस रेनिरा का एक रखेल बन के रहेगा। ऐसा कह के वो एक नॉनसेंसिकल रैंट मारता है। क्रिस्टन कोल बोलता है कि उसने किंग्स गार्ड के चास्टिटी की वाउज ली है, यानी कि उसने ब्रह्मचारी होने की कसम खाई थी, बट उसने रेनिरा के साथ में संबंध बना के वो तोड़ दी। तो उसके मुताबिक अगर वो रेनिरा के साथ में शादी करेगा तो वो अपने आप को रिडीम करेगा। उसे लगता है कि वो अपने पाप को तभी धो सकता है जब वो रेनिरा के साथ में शादी करेगा। I thought if we were married, I might be able to restore it. You thought wrong, dude. अभी पता नहीं ये कौन सा नॉनसेंसिकल लॉजिक सर क्रिस्टोन यहाँ पे लगाता है, बट उसे गुस्सा आता है कि रेनिरा उसके साथ एसोस में भाग नहीं रही। उसे अगर सही में ऐसा लगा कि रेनिरा उसके साथ भागकर शादी करेगी तो ये भाई वेस्टेरोस के इतिहास का सबसे मंदबुद्धि इंसान है। एनीवेज, इसके बाद में किंग विसेरिस और बाकी सभी लोग किंग्स लैंडिंग में आते हैं और सर क्रिस्टन कोल को क्वीन एलिसेंट अपने कमरे में बुलाती है ताकि वो उसे कुछ क्वेश्चन कर सके कि क्या रेनिरा उस रात कहीं पे बाहर गई थी, क्या क्रिस्टन कोल ने उस रात रेनिरा को डेमोन के साथ देखा होगा। ऐसे सब क्वेश्चन वो पूछना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो कैसे तो करके ये प्रूव कर सके कि रेनिरा झूठ बोल रही थी। एलिसन को लगता होता है कि रेनिरा ने डेमोन के साथ में संबंध रखे थे क्योंकि उसके पापा ऑटो ने वही चीज किंग विसेरिस को बताई थी। बट जब एलिसन क्रिस्टन कोल को क्वेश्चन करने लगती है तब वो कभी भी डेमोन का नाम लेती ही नहीं है। एलिसन बार बार बस यहाँ वहां घुमा फिरा कर बात करती है कि कैसे वो खुद रेनिरा के चरित्र पे अभी विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि कैसे रेनिरा को लेके कुछ घिनौने रूमर्स बाहर आने लगे हैं। एलिसन बस एक ही चीज घुमा फिरा कर कहती है कि कैसे रेनिरा ने प्रोबेबली किसी पराये मर्द के साथ में संबंध रखे होंगे, बट वो कभी भी डेमोन का नाम नहीं लेती। यहाँ पर एलिसन को उम्मीद थी कि सर क्रिस्टोन डेमोन और रेनिरा के रिश्ते के बारे में कुछ तो जानते होंगे और वो उनकी पोल खोल देंगे, बट कुछ उल्टा ही हो जाता है। Breaches or rather lapses. It happened, Your Grace. I have committed it. एंड जस्ट लाइक दैट क्रिस्टन कोल कई सारे हाउस ऑफ द ड्रैगन फैंस का मोस्ट हेटेड कैरेक्टर बना, क्योंकि यहाँ पर क्वीन एलिसेंट ने उसे पूछा भी नहीं था कि क्या उसने रेनिरा के साथ कुछ संबंध बनाए थे, बट इसके बावजूद उसने उसके खुद के गिल्ट के वजह से एक भयानक सीक्रेट एलिसेंट को बताया। क्रिस्टन कोल ने रेनिरा के साथ संबंध बनाना ये सिर्फ उसका सीक्रेट नहीं था, ये रेनिरा का भी एक बड़ा सीक्रेट था, बट उसने रेनिरा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और सीधा कन्फेस करके बोला कि हाँ वो रेनिरा के साथ सोया था। ये सुनने के बाद तो एलिसेंट एकदम शॉक्ड ही हो जाती है। क्रिस्टन कोल आगे बोलता है कि मैंने किंग्सगार्ड की ओथ तोड़ी तो मुझे मौत की सजा दे दो, बट क्वीन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे क्विक मौत दे दो, मुझे टॉर्चर मत करना। ऐसा सब जब यहाँ पे कन्फेशन चालू रहता है तभी कंटिन्यूअसली स्क्रीन पे हमें एलिसेंट का रिएक्शन देखने मिला, जो कि एक बहुत ही मास्टरफुल सीन रहा था। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे
जैसे जैसे सर क्रिस्टन अपने रैनिरा के साथ संबंधों के बारे में कन्फेस करते हैं, तब वैसे वैसे एलिसेंट अंदर से पूरी टूट जाती है। वो टोटली डिसअपॉइंटेड रहती है। वो सोचती होगी कि मैं कितनी पागल थी जो मैंने रैनिरा पे विश्वास रखा। वो सोचती होगी कि उसने अपने दोस्त रैनिरा पे विश्वास रखा बट अपने खुद के पापा ऑटो पे विश्वास नहीं रखा। रैनिरा के झूठ के वजह से उसके पापा ऑटो को किंग्स लैंडिंग से भगाया गया था। धीरे धीरे जैसे ही ये आगे सीन बढ़ता है वैसे वैसे हम देख सकते हैं कि एलिसेंट अभी भोली भाली एलिसेंट नहीं रही। वो अभी एकदम खूंखार बन चुकी है। हम उसके शक्ल पे देख सकते हैं कि उसकी सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट एकदम गुस्से में तब्दील हो जाती है। क्वीन एलिसेंट फिर मंदबुद्धि सर क्रिस्टन कोल को कुछ नहीं बोलती और उसे वो वहां से निकल जाने का आदेश देती है। उसी दिन रात को विसेरिस वापस दर्द में लेटा हुआ रहता है और ये सीन वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। विसेरिस बस अपने नए हैंड लायनल स्ट्रॉन्ग को पूछता है कि उसका राजा के तौर पे कैसा करियर रहा, आगे की जनरेशंस उसे कैसे याद रखेगी। विसेरिस तो यहाँ पे ये भी बोलता है कि मेरा जन्म एकदम शांति वाले टाइम में हुआ था जहाँ पे कोई भी वॉर वगैरह नहीं है, इसीलिए मैं कोई जाबाज नहीं बन पाया। बट अगर मेरा जन्म किसी टेस्टिंग टाइम पीरियड में होता तो मैं भी कुछ अच्छा राजा बन सकता था। ऐसे सब कुछ अजीब से बातें विसेरिस करता है बट लॉर्ड स्ट्रॉन्ग उसे बताते हैं कि जो लोग टफ टाइम्स में बॉर्न होते हैं वो लोग भी यही सोचते होंगे कि उनका जन्म थोड़ा पीसफुल टाइम में हुआ रहता। देन नेक्स्ट अप इज द फर्स्ट एवर वेडिंग ऑफ हाउस ऑफ द ड्रैगन शो। हम तो जानते ही है कि वेस्टेरोस की वेडिंग मतलब एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट होना ही होना है और इस वेडिंग में भी हमें ऐसे ही कुछ देखने मिला। इस वेडिंग के लिए वेलेरियंस अपने पूरे जहाजों की फ्लीट के साथ में किंग्स लैंडिंग में पहुंचते हैं और उनके साथ 2 ड्रैगन्स भी होते हैं। अब इसमें से पहला ड्रैगन तो है सी स्मोक, जो हमने पहले भी बैटल ऑफ स्टेपस्टोन्स में देखा था। इस सी स्मोक ड्रैगन का ड्रैगन राइडर है लेनोर वेलेरियन। देन बाद में ये जो दूसरा ड्रैगन है वो है फास्टेस्ट ड्रैगन इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टेरोस, द रेड क्वीन मेलिस, जो लेनोर के मां रेनिस टारगेरियन का ड्रैगन है। रॉयल वेडिंग के शुरुआत में एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट हाउसेस के लोग रेड कीप में आते हैं और सबसे पहले आता है जेसन लैनिस्टर। वो आके सीधा रैनिरा को कॉन्ग्रेचुलेट करता है शादी के लिए। इसके बाद में जेसन यहाँ पे पूछता है कि क्वीन एलिसेंट कहाँ है, तो राजा विसेरिस के मुताबिक क्वीन एलिसेंट अभी भी तैयार हो रही है। सो इसके रिप्लाई में जेसन कहता है कि औरत जल्दी तैयार नहीं होती, इसीलिए हम मर्द वॉर करते हैं। Is why men wage war, because a woman would never be ready for the battle in time. अभी ये स्टूपिड जोक पर्सनली मुझे और किंग विसेरिस को तो बहुत फनी लगा बट रैनिरा को ये बहुत ही क्रिंज लगा था और उसने वहां पे टोनी स्टार्क की तरह एकदम आई रोल मार दिया। लॉर्ड ऑफ कैसरली रॉक जेसन लैनिस्टर वहां से जाता है और बाप बेटी विसेरिस एलिसेंट एक दूसरे के तरफ साइड आई मार के मुस्कुराते हैं। इस इंटेंस एपिसोड 5 का ये बहुत ही हल्का फुल्का बट बहुत मस्त फनी मोमेंट रहा था। जेसन लैनिस्टर के बाद में लॉर्ड हॉबर्ट हाईटावर राजा से मिलने आने ही वाले थे, तभी सर गेरोल्ड रॉयस बीच में घुस के राजा के सामने आते हैं। वो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के कुछ बात करने ही वाले थे, तब वेलेरियन फैमिली एकदम स्वैग में एंट्री मारती है। उनके एंट्री को देख के स्मॉल काउंसिल के बुढ़े दोस्त लोग ग्रैंड मास्टर मेलोस और लाइमन बीसबरी भी साइड में ताली मारते होते हैं। रैनिरा और लेनोर एक दूसरे से मिलते हैं और पूरा दरबार और तालियों से ज्यादा गूंज जाता है। यहाँ पर जेसन लैनिस्टर तो बट बिल्कुल भी खुश नहीं होता, वो साइड में बस मुंह लटका के ताली बजाता रहता है। लेनोर का बॉयफ्रेंड जॉफ्री लॉनमाउथ भी वहां पे बाउ करके निकल जाता है एंड देन ऑब्वियसली हमेशा के तरह डेमोन टारगेरियन वापस एक दमदार एंट्री मारता है और पूरा दरबार शॉक्ड हो जाता है। किंग विसेरिस भी डेमोन को देख के बहुत शॉक्ड होता है बट जब भी वो दोनों फेस टू फेस आते हैं तो विसेरिस अपने एक सर्वेंट से और एक कुर्सी मंगाता है और डेमोन को वहां पे जाके बैठने के लिए कहता है, क्योंकि ये शादी का फंक्शन है तो वहां पे वो कुछ भी ज्यादा टशन नहीं करना चाहता। डेमोन ये शादी का फंक्शन ज्वाइन करता है और वहां पे किंग विसेरिस सबको स्पीच देने लगता है कि कैसे ये शादी माने ओल्ड वलेरिया के 2 हाउसेस टारगेरियंस और वेलेरियंस के बीच का एक बड़ा अलायंस है। बट देन अगेन और एक तूफानी एंट्री होती है और ये तो इस एपिसोड की इजीली
बेस्ट एंट्री रही। क्वीन एलिसेंट हाईटावर राजा का स्पीच चालू रहते उसके हाउस के कलर ग्रीन कलर का खूबसूरत गाउन पहन के एकदम वट में एंट्री मारती है और सभी देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। हार्विन स्ट्रॉन्ग यहाँ पे साइड से बोलता है कि राजा इससे बिल्कुल खुश नहीं होगा क्योंकि उसके स्पीच के बीचों बीच रानी ने ऐसी एंट्री मारी है। जाते जाते एलिसेंट उसके मायके वाले लोगों के तरफ यानी कि हाई टॉवर्स के परिवार के तरफ देख के हंसती है और लैरी स्ट्रॉन्ग अपने भाई हार्विन को कहता है, तुम्हें पता है हाई टॉवर्स के लाइट हाउस की फ्लेम कौन से कलर की होती है? जब हाई टॉवर्स वॉर का ऐलान करते हैं, जब हाई टॉवर्स अपने बैनरमैन को बुलाते हैं। तो हार्विन कहता है, क्या वो ग्रीन कलर का होता है? तो दोनों स्ट्रॉन्ग ब्रदर्स उसके बाद में हंसते हैं। सो एक्चुअली दैट इज ट्रू फ्रेंड्स। हाउस हाई टॉवर का कैसल यानी कि बड़ा हाई टॉवर का लाइट हाउस का जो फ्लेम होता है वो अलग अलग कलर्स का हो सकता है। अभी यूजुअली तो वैसे रेड और येलो कलर में होता है, बट जब वो फ्लेम ग्रीन कलर का बनता है तो उसका मतलब हाई टॉवर ने वॉर का ऐलान कर दिया। सो यहाँ पे वही सिंबोलिज्म था। अभी एलिसेंट भी यहाँ पे ग्रीन कलर का गाउन पहन के शादी में आती है तो उसका मतलब उसने भी एक तरह से वॉर का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर और एक फनी चीज हुई थी एंड दैट इज यहाँ पे जब सब लोग क्वीन एलिसेंट के रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं तब यहाँ पे डेमोन आराम करता होता है, वो बिल्कुल खड़ा नहीं होता। सही में डेमोन का तो कुछ अलग ही अंदाज होता है। देन एलिसेंट सीधा जाके रेनिरा को एकदम डेथ स्टेयर दे के पैसिव एग्रेसिव अंदाज में कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है। Congratulations, stepdaughter. रेनिरा भी ऐसे कुछ अजीब से कोल्ड बिहेवियर से थोड़ी शॉक्ड होती है। फिर इसके बाद में विसेरिस अपना स्पीच कंप्लीट करता है बट एलिसेंट तो अभी भी गुस्से में ही लग रही थी। इवेंचुअली रेनिरा और लेनोर का एक प्री वेडिंग डांस सेरेमनी शुरू होता है और यहाँ पे हमें देखने मिलता है फायर एंड ब्लड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माय पर्सनल फेवरेट द इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मशरूम, जिसे हाउस ऑफ द ड्रैगन में प्रोबेबली ज्यादा फुटेज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस ड्वार्फ ड्रमर का नाम है मशरूम। बुक में यह मशरूम ड्वार्फ प्रिंसेस रेनिरा का सबसे अच्छा दोस्त और उसका फूल होता है। फूल यानी कि कोई पागल नहीं, उल्टा मशरूम तो बहुत शातिर बंदा है। फूल यानी कि एक तरह का जोकर जो प्रिंसेस को थोड़ा सा एंटरटेन वगैरह करे, थोड़ा मजाकिया कुछ जोक्स वगैरह मारे, ऐसा सब एक एंटरटेनर मतलब फूल होता है। जब प्रिंसेस रेनिरा बस 5 साल की थी तब किंग विसेरिस उसके लिए इस बोने मशरूम को लाता है ताकि उसके छोटे लाडले रेनिरा की थोड़ी एंटरटेनमेंट हो सके। ये छोटे से पैर और बड़े सर वाला मशरूम जब यहाँ वहाँ भागता था तब रेनिरा बहुत खुश हो जाती। मशरूम मतलब रेनिरा का एक बहुत ही फेवरेट एंटरटेनर तो होता ही है बट वो उसका सबसे खास दोस्त भी था। सैडली हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में मशरूम को हम ज्यादा नहीं देख पाएंगे क्योंकि किसी भी ड्वार्फ को बस एक मजाकिया जोकर करके दिखाना मतलब डॉर्फ कम्युनिटी का बहुत गंदा डिसरिस्पेक्ट होगा। गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में टीरियन लैनिस्टर का बोना होने की वजह से सभी कैरेक्टर्स उसका मजाक उड़ाते थे, उसे इम्प कहते थे, बट हम तो जानते हैं कि टीरियन लैनिस्टर कितना बैड एस बंदा था। वो सभी लोगों की अपने शातिर दिमाग से बोलती बंद कर सकता था। सालों से ड्वार्फ्स के खिलाफ सोसाइटी में रहे स्टीरियोटाइप को पीटर डिंकलेज के आइकॉनिक टीरियन लैनिस्टर के कैरेक्टर ने पूरा बदल दिया। बट अगर उछल कूद करके कोई भद्दा मजाक करने वाला मशरूम जैसा ड्वार्फ अगर हाउस ऑफ द ड्रैगन में आता है तो वो एक सोसाइटी के लिए बैकवर्ड स्टेप होगा, ऐसा HBO को लगा था और इसीलिए उन्होंने मशरूम को शो में ज्यादा नहीं लेने का फैसला किया। बट एनीवेज एटलीस्ट इस कैमियो सीन में मशरूम को देखने की वजह से मेरे जैसे कई सारे फायर एंड ब्लड के फैंस बेहद खुश हो गए हैं। आफ्टर ऑल मशरूम रेनिरा का सबसे खास दोस्त है और यहाँ पे वो मस्त अपने दोस्त रेनिरा के लिए शादी में ड्रम बजाता रहता है। ये सीन देखने से तो बहुत ही मजा आ गया। देन कुछ ही टाइम में दरबार में कई सारे यंग कपल्स डांस करने लगते हैं और इसी में जॉफ्री लॉनमाउथ की नजर पड़ती है क्रिस्टन कोल पर। क्रिस्टन कोल रेनिरा के शादी से एकदम दुखी लग रहा था और वो लिटरली दूर से तड़पते हुए नजर आ रहा था। वो देखकर शातिर जॉफ्री लॉनमाउथ को बराबर से समझता है कि ये बंदा रेनिरा का जरूर पैरामोर होगा। इसी में एलिसेंट भी अचानक उठ के अपने फैमिली मेंबर से यानी कि उसके अंकल होबर्ट हाईटॉवर से
मिलने जाती है। हॉबर्ट एलिसेंट को कहते हैं कि तुमने आज सभी को दिखा दिया कि तुम क्या चीज हो, पूरा ओल्ड टाउन तुम्हारे साथ है, ऐसा सब हॉबर्ट रेनिरा को बताते हैं। इतने में सर गेरोल्ड रॉयस यानी कि रिया रॉयस के कजिन डेमन को अक्यूज करते हैं कि उसने रिया रॉयस को मार दिया होगा, बट डेमन गेरोल्ड का इंसल्ट करके बोलता है कि अब लेडी रिया रॉयस मर गई है तो उसका टाइटल और उसका लैंड मुझे मिलेगा, राइट। ये एक बहुत ही क्रूअल गंदा गेम डेमन ने खेला। बेसिकली डेमन ने अपने ही बीवी लेडी रिया रॉयस को एपिसोड के शुरुआत में मारा क्योंकि लेडी रिया रॉयस रून स्टोन के तख्त की होने वाली वारिस थी। रिया और डेमन का कोई भी बच्चा नहीं था, सो अगर रिया मरती है तो उसकी जायदाद यानी कि उसका कैसल रूनस्टोन और उसका लैंड डेमन यानी उसके हस्बैंड को मिलेगा, क्योंकि वैसा ही कुछ कानून वेस्टेरोस में होता है। डेमन को इसके बारे में पता था और इसीलिए वो रूनस्टोन के नजदीक आकर चुपके से अपने ही बीबी को मार देता है। डेमन कहता है कि वो कुछ ही दिनों में रूनस्टोन में आकर पूरे कैसल को क्लेम करेगा। किंग विसेरिस बाजू से साइड आई मार के ये सब बातें सुनते होते हैं कि पता नहीं मेरे पागल भाई डेमन ने इस बार क्या गुल खिलाए है। इसके बाद में तभी डेमन और लेना वेलेरियन में दूर से आंख मिचौली होती है और वो लेना के साथ फ्लर्ट करने लगता है। डेमन कहता है सो एक्चुअली गाइस ये डायलॉग बुक में डेमन ने नहीं बट मशरूम ने मारा था। डेमन को तो अपने से 20 साल छोटे लड़कियों पे लाइन मारना बहुत पसंद है, बट लेना भी डेमन पे फिदा होती है और उसके मुताबिक डेमन पे तो वेस्टेरोस के सभी लड़कियों का क्रश है। इस सीन के बाद में फिर जॉफ्री लॉनमाउथ लेनोर को बताता है कि रेनिरा का पैरामाउर और कोई नहीं बट सामने खड़ा क्रिस्टन कोल है। अब सीक्रेट पता चला तो ठीक है, बट देन पता नहीं क्यों ये मूर्ख जॉफ्री लॉनमाउथ क्रिस्टन कोल को जाके उकसाने लगता है। यहाँ पे जॉफ्री लॉनमाउथ सर क्रिस्टन कोल के जले पे गंदा नमक छिड़कने लगता है। जॉफ्री लॉनमाउथ क्रिस्टन कोल को बोलता है कि तुम्हारे लिए जैसे रेनिरा स्पेशल है वैसे ही मेरे लिए लेनोर बहुत ही डियर पर्सन है। ये शादी तो उन दोनों की हो रही है बट उस शादी में हम दोनों भी एक तरीके से इंक्लूडेड रहेंगे। इसके बाद में फिर डेमन उन डांस करने वालों के बीच में रेनिरा के पास जाकर कुछ बातें करने लगता है। रेनिरा को वो बताता है कि लेनोर अच्छा वॉरियर तो है बट वो बहुत ही गंदा बोरिंग इंसान है। तब रेनिरा उसे सीधा बताती है कि ये तो बस एक पॉलिटिकल मैरिज है और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम मुझे अभी के अभी ड्रैगनस्टोन पे भगा के लेके चलो। डेमन और रेनिरा के इस कॉन्वर्सेशन को विसेरिस गुस्से में दूर से देखता होता है और इतने में इस शादी का एक बड़ा हादसा होता है। सर क्रिस्टन कोल जॉफ्री लॉनमाउथ को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। वहां पे जॉफ्री को बचाने के लिए लेनोर तो आता है बट क्रिस्टन उसे भी पंच करता है। क्रिस्टन कोल गुस्से में जॉफ्री के फेस पे पंच मार मार के उसका फेस पूरी तरीके से भरे दरबार में तोड़ देता है। एपिसोड के एंड में रॉयल सेप्टन सातों भगवानों को साक्षी मानकर रेनिरा और लेनोर की शादी करते हैं और दूसरे तरफ सर क्रिस्टन वहां पे सुसाइड करने की कोशिश करते होते हैं तो तभी वहां पर क्वीन एलिसेंट आके उन्हें रोकती है। एंड जस्ट लाइक दैट दिस एपिसोड 5 एंड्स। तो गाइज ये मिड सीजन फिनाले एपिसोड 5 ऑफ द हाउस ऑफ द ड्रैगन इजीली अब तक का बेस्ट एपिसोड रहा एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।